कल मैंने आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कुछ पॉइंट्स हमने कवर करे थे पेज नंबर 115 पे, है ना। और आपको मैंने कुछ बातें बताई थी तो वो सब आपको याद होना चाहिए, मतलब आप रिवाइज उसको करके आइए। पेज नंबर 115 देखते हैं वापस से। ये पॉइंट हमने 6th वाला कवर कर लिया था, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास एंड साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में थोड़ी सी हमने बात कल की क्लास में करी थी। अब देखो, केमिकल कॉम्बिनेशन between two or more element consisting in the joining together of the atom these element to form molecule of the compound। हाँ ठीक है, इतनी भारी भरकम लैंग्वेज लिखी हुई है, बस वो ये कहना चाहते हैं कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के एटम्स आपस में जब कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये तो आपको भी पता है, जैसे कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम कंबाइन करके H2O यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल देगा। ये एटम है, ये एटम है, और ये एटम है, और ये मॉलिक्यूल है। बताइए आपको क्या दिक्कत है। जैसे कि कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम आपस में केमिकली कंबाइन करके का क्या मतलब होता है, सुनिए ध्यान से। केमिकली कंबाइन करने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। याद है, शेयर करके इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट करते थे, ठीक। तो केमिकली रिएक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे। केमिकली कंबाइंड या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी, ठीक, और या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे, ठीक। अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी तो क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड और कंपाउंड कौन से बनेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड। याद आया कि भूल चुके हो भाई, बताओ। सर याद है। और इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हुए होंगे, मेटल ने दिया होगा, नॉन मेटल ने लिया होगा, आयनिक कंपाउंड। हाँ, तो आयनिक बॉन्ड बनेंगे। और कंपाउंड जो बनेंगे वो होंगे आयनिक कंपाउंड। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा आयनिक कंपाउंड, और उनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होंगे। तो बस यही बात इन्होंने बोली कि एटम के कंबाइन होने से क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बन गया, ये लोग क्या दिक्कत है, ठीक। कोई आयनिक कंपाउंड भी बन सकता था, ये दोनों तो कोवेलेंट है। कह रहे कि द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स। अब ध्यान से सुनो, ये वाला जो पॉस्टुलेट है आपका, क्या कि द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम, इसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ एटम फिक्स है और काइंड ऑफ एटम भी फिक्स है। हाँ सही बात है, सही बात है, चेक कर लीजिए कैसे। जब भी वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा आपको तो सबसे पहले आप काइंड के बारे में बात कर लो। काइंड ऑफ एटम यहां कौन कौन से हैं, काइंड का मतलब एलिमेंट। दो एलिमेंट के एटम है, कौन कौन से, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, बस। तो एलिमेंट फिक्स है और नंबर भी फिक्स है। कैसे, हाइड्रोजन के कितने एटम लग रहे हैं, 2 एटम, और ऑक्सीजन के हमेशा 1 एटम लग रहे हैं। कोई मुझे ये बता सकता है कि ये जो पॉस्टुलेट बोला एग्जाम में, ध्यान सुन लीजिए, रुक जाओ अभी इसको डिस्कस करते हैं, रुक जाओ पहले ये वाला पॉइंट भी देख लो। बहरहाल ये जो लिखा है ये आपको समझ में आया ना कि नंबर और काइंड फिक्स होता है। हाँ सही बात तो है यार, जब भी वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा तो ऐसा तो है नहीं कि क्लोरीन के एटम से बन जाएगा। काइंड उसका फिक्स है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनेगा, और हाइड्रोजन के 2 एटम ही लगेंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम ही लगेगा। तो काइंड और नंबर दोनों फिक्स है, ठीक। काइंड और नंबर दोनों फिक्स है। ये वाला जरा पॉइंट देखिए, जरा कह रहा है ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। ओके, अब ये थोड़ा सा ना डिस्कस करने वाला पॉइंट है, यहां से स्कूल में क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताता हूँ क्या आ रहा है, आता है। रुक जाओ आराम से, पहले आप 8th वाले को और डिटेल में देखो, यही मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। सुनो, देखो 8th वाले में उसने क्या बोला कि नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स, ठीक। तो पता है यार, नंबर भी फिक्स हो गया, सॉरी काइंड भी फिक्स हो गया। अच्छा एक बात बताओ, काइंड फिक्स हो गया, पूरी दुनिया को पता है
कि वाटर बनेगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन से बनेगा। तो ये तो इसके काइंड फिक्स हो गए। काइंड फिक्स हो गए, ये कुछ बता रहा है क्या? किसी लॉ को एक्सप्लेन करने जा रहा है क्या? ये सुनो, काइंड फिक्स हो गई, या ये क्या किसी लॉ को बताने की कोशिश करने जा रहा है क्या? कुछ याद है? दो ही तो लॉ पढ़े हैं आपने, कांस्टेंट बताओ। प्रोपोर्शन। हाँ, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में उसने, हाँ याद है, दो बातें करी थी। पहले उसने ये बोला था कि कोई भी कंपाउंड बनेगा तो वो फिक्स एलिमेंट होंगे, वो एलिमेंट नहीं चेंज हो सकते। भाई ये भी तो ये कह रहा है कि काइंड उसके फिक्स रहेंगे। दूसरा, जब तुमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ा था तो तुमने पढ़ा था कि मास ऑफ, ऐसा कुछ याद होगा, कि मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो था वो कितना था? 1:8। याद आया कि नहीं आया? Yes, sir. तो भाई याद यही है वो सर, भी याद बता है। रहा है। यस सर। हाँ, यही वो भी बताने की सिर्फ कोशिश कर रहा है। तुमने मास का रेशियो निकाला था, उसने बोल दिया क्या कि नंबर ऑफ एटम फिक्स होंगे। यार सीधी सी बात है, यदि नंबर ऑफ एटम फिक्स होंगे तो एटम की वजह से ही तो मास आता है, तो मास भी तो फिक्स होगा। नहीं समझे भाई? दो एटम ऑक्सीजन के मिलके और एक एटम ऑक्सीजन, सॉरी, दो एटम हाइड्रोजन के मिलके और एक ऑक्सीजन का एटम मिलके ही तो वाटर बना रहा है। तो हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास हमेशा एक फिक्स रेशियो में ही तो होगा। मानते हो कि Yes, sir. Yes, sir. यस सर। और एक चीज दिखा दूं अभी तुम्हें मैजिक यहीं पर, ये देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1U। एटॉमिक मास की आज बात कर रहा हूं तुमसे। ऑक्सीजन का 16U। तो भाई अगर तुम एलिमेंट्स का ही मास निकाल लो यहाँ, यानी कि मास ऑफ, ऐसे अब मैं लिख रहा हूं आज, हाइड्रोजन एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट बराबर हाइड्रोजन का कितना है? 1U। और एक चीज और, हाइड्रोजन अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में, एक मिनट, सही बैठ नहीं रहा है ये, नहीं बैठेगा यहाँ से ना, 1:8 बैठेगा क्या? नहीं, नहीं आ पाएगा। लेकिन हाँ, नहीं ये बहुत अच्छा तो नहीं बैठ रहा है ये, एक मिनट, हाँ छोड़ दो इसको। बस ये है क्या कि इसका जो सेंस है पॉइंट नंबर 8 का, वो आप समझ रहे होगे। डॉल्टन ने भी वही बात बोली क्या जो उन्होंने बोली थी कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, सेम टाइप के एलिमेंट और सेम नंबर ऑफ एटम। किस बात को बता रहे हैं? कि बाय मास जो एलिमेंट्स हैं वो फिक्स प्रोपोर्शन में क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। ठीक, तो ये वाला जो इसका पोस्टुलेट है ये किसको बता रहा है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। केमिकल, हाँ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। Proportion. यही वो आपसे पूछेगा। और इससे पहले कल एक और पोस्टुलेट बताया था जिसमें वो क्या बता रहा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, याद है? हाँ, तो यही दोनों सवाल आता है एग्जाम में। अब सुनो, यहाँ पे कह रहा है ड्यूरिंग द केमिकल कॉम्बिनेशन एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन अ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। हाँ ठीक है भाई, मान गए इनकी बात। पता है वो ये कह रहा है कि जब भी एटम कंबाइन करेंगे तो स्मॉल होल नंबर में करेंगे। यार ये तो पूरी दुनिया को पता है। मतलब देखो, सुनो भाई, पानी बना तो पानी जब बना तो हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 1 है। मतलब स्मॉल होल नंबर में ना, चेक कर लो ना, हाइड्रोजन 2 एटम, 2 क्या है? होल नंबर है। और ऑक्सीजन 1 होल नंबर है। ठीक, ओके। हाँ, क्या कोई डाउट है क्या भाई? बताइए किसी को। फ्रैक्शन में तो नहीं आ रहा है ना यार? ऐसा तो है नहीं कि हाइड्रोजन का एटम ऐसा बीच से ब्रेक हो जाएगा और 1.5 हाइड्रोजन लगेंगे, ऐसा तो नहीं है। नहीं समझे? ऐसा तो नहीं है। ये देखो, यहां कभी 1.5 तो आपने देखा नहीं है, और ऑक्सीजन पता लगा 2.5 लिखा है, ऐसा तो है नहीं, या 2.3 लिखा है। स्मॉल होल नंबर ही होंगे ना। बात समझ रहे हो? ऐसा तो है नहीं कि एटम, होल हाँ, नंबर्स एटम में को, हाँ, होल नंबर में कंबाइन करेंगे तो पूरी दुनिया को पता है भाई, या तो एक एटम होगा, या तो 2 एटम होंगे किसी एलिमेंट के, या तो 3 होंगे, या तो 4 होंगे, या तो 5 होंगे, या तो 6 होंगे, इस तरीके से। ठीक, कोई ऐसा तो है नहीं कि 2.3 एटम, 2.3 एटम क्या बात होती है? ऐसा तो है नहीं कि 2.3 का मतलब एक तो 2 एटम और प्लस 0.3 एटम, 0.3 एटम कहां से आ जाएगा? ठीक, ऐसा तो है नहीं कि एटम ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट, कह रहा है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन कंबाइन इन मोर देन 1 रेशियो टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। सही बात है, सही बात है। देखिएगा जरा ध्यान से ये वाले एग्जांपल को, पहले इतना देख लो। मैं 10th वाला इसको मैं रब करके लिखूंगा अभी यहां पर। 10th वाला भी बड़ा अच्छी बात उसने बताई है। अब देखिए जरा, कह रहा है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन कंबाइन इन मोर देन 1 रेशियो टू फॉर्म 1 कंपाउंड। एटम
होंगे सेम एलिमेंट के और एक से ज्यादा रेशियो में कंबाइन कर सकते हैं। आइए दिखाता हूं किस तरीके से। ये देखिए, अगर हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम कंबाइन हो रहे हैं, ठीक। एक चीज और दिखाना चाहता हूं, जो पीछे उन्होंने बात करी थी, जो अभी मैं तुम्हें बता रहा था पर वो क्लियर नहीं हो पाया था। ये जो बात है, इधर देखो, दिखाई देते हैं तुम्हें, पहले इसको भी देख लो। उसने बोला कि नंबर एन काइंड है ना, तो हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलके ही तो वाटर बनाता है। तो अगर मास ऑफ हाइड्रोजन निकालोगे और मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो निकालोगे अगर, तो कितना आएगा, दिखा देता हूं। क्योंकि 2 एटम थे किसके, बोलो बोलो बोलो, हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2। तो 2 एटम की वजह से मास कितना आएगा, 2u, ठीक। और ऑक्सीजन की वजह से मास कितना आएगा, ऑक्सीजन का एक एटम है, 16u। लो, 16 रेशियो वही आया जो तुमने पढ़ के आए थे, u से u कट जाएगा और 1:8 आ जाएगा। चेक कर लो। 1:8 आ जाएगा। तो अब ये बहुत हाँ जी अच्छी तरीके से किसको एक्सप्लेन कर रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ को। ऑफ यही बात कांस्टेंट मैं तुम्हें बता रहा प्रोपोर्शंस। हूं। अब सुनना ध्यान से, ये बात चाहो तो कहीं नोट कर लो, क्योंकि इसी से अभी मैं कुछ और बताऊंगा। मतलब अगर मैंने तुमसे यहां पूछा होता कि डाल्टन ने ये वाली जो बात बताई और जो पानी का एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया वाटर का, तो मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन कौन से रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं, 1:8 में। यहां पे देखो, इन वाटर मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन कितना था, हाइड्रोजन के 2 एटम थे तो उसकी वजह से 2u मास, और ऑक्सीजन का एक ही एटम था उसकी वजह से 16u मास। u से u कैंसिल और आंसर आ गया 1:8। अब ध्यान सुनो, यानी कि पानी में जो रेशियो है किसका, मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का, वो 1:8 है। लेकिन अगर यही दोनों एलिमेंट वही है, सुन लो भैया ध्यान से, एलिमेंट वही है, कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन नेचर में कभी कभी ऐसा होता है कि ये कंबाइन तो यही दोनों एलिमेंट करेंगे, लेकिन रेशियो चेंज हो जाएगा बाय मास। सुना क्या, ये किसी और रेशियो में अगर कंबाइन कर ले तो कुछ और बन के आ जाएगा। आइए दिखाते हैं। ये तो वाटर है, लेकिन ये देखिए H2O2। अब बच्चे बोलेंगे 2 से 2 कैंसिल कर दो, तुम्हारे कहने से थोड़ी ना होता है। ये फॉर्मूला है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, H2O2, याद कर लीजिए। ये पानी नहीं है, ये अलग कंपाउंड है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन क्या है, पेरोक्साइड, ठीक है। ओके, ये चीज है। अब ध्यान सुनो, यहां क्या हुआ पता है, सुनो ध्यान से। यहां ये हुआ मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 2 एटम है तो 2 एटम का मास 2u, और ऑक्सीजन के 2 एटम है, चेक कर लो। तो 2 एटम का मास कितना हो जाएगा, 2 × 16 32u। 1 रेशियो कितना आएगा, 16 कटने के बाद, 2 1 जा 2, 2 16 जा 32। आया कि नहीं आया, देख रहे हो, सेम एलिमेंट है। कौन है वो एलिमेंट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो में कंबाइन करते हैं तो कोई और केमिकल कंपाउंड बन के आएगा। इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, ये अलग एक केमिकल कंपाउंड है, पानी अलग बात है। और अगर वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:16 के रेशियो में कंबाइन करेंगे तो कुछ और बन जाएगा। अब पढ़ो क्या लिखा है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी कि सेम एलिमेंट के ही एटम कैन कंबाइन इन मोर देन 1 रेशियो। एक से ज्यादा रेशियो में कंबाइन कर सकते हैं। एग्जांपल है आपके सामने। और एक से ज्यादा रेशियो का मतलब, एक बार रेशियो ऐसा हो सकता है 1:8 का, एक बार ऐसा हो सकता है 1:16 का। तो जब वो एक से ज्यादा स्टाइल में कंबाइन कर सकते हैं बाय मास, मतलब उनका जो रेशियो है बाय मास मोर देन 1 रेशियो में कंबाइन कर सकते हैं, तो आपके कंपाउंड भी कितने बनेंगे, मोर देन 1, ठीक। और देखिए इसका एग्जांपल, अगर मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ ऑक्सीजन ने कंबाइन किया, मान लो पहले मैंने CO2 ले लिया, तो CO2 में एक कार्बन है, एक कार्बन का मास 12u, और ऑक्सीजन के 2 एटम है, 2 एटम का मास, यहां एटॉमिक मास ले रहा हूं मैं, 32u। तो रेशियो क्या आया, 3:8। तो अगर कार्बन का मास और ऑक्सीजन का मास 3:8 में रिएक्ट करते हैं तब तो कोई और कंपाउंड बनेगा। और अगर किसी और रेशियो में रिएक्ट करते हैं तो ये देखो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड।
और CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, पता है ना? ये तो पता ही है सबको, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या है तुम्हारा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, तो मास ऑफ 3:4. कार्बन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू मास ऑफ कार्बन कितना लोगे? 12 U, और ऑक्सीजन का 16 U। U से U कैंसिल, 4 3 जा एंड 4 4 जा। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन का मास 3:4 में रिएक्ट करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और जब कार्बन और ऑक्सीजन का मास 3:8 के रेशियो में रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यही बात लिखी, अब पढ़ लो ऊपर ध्यान से क्या लिखा हुआ है। यानी कि सेम एलिमेंट से, ठीक है, सेम एलिमेंट से एक से ज्यादा कंपाउंड बन सकते हैं। सेम एलिमेंट की हेल्प से एक से ज्यादा कंपाउंड बन सकते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर भी बन सकता है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन और भी पेरोक्साइड। एग्जांपल, और भी एग्जांपल हो सकते हैं, धीरे धीरे केमिस्ट्री में आप आगे चल के पढ़ोगे। ये बात हो गई, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी मैटर सॉलिड लिक्विड गैस इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। अब इसमें कोई नई बात नहीं, आप लोग को भी पता है सॉलिड में एटम बहुत पास पास होंगे, सबको पता है, ये सब आप चैप्टर 1 2 में पढ़ चुके होंगे। लिक्विड में थोड़े से दूर दूर होंगे और गैसेस में बहुत दूर दूर होंगे, याद है? नाउ अब देखिए जरा ध्यान से, जो दो बातें मैंने आपको बताई थी वो यहां पर लिखी हुई है, और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आपको डाल्टन के दो पोस्टुलेट्स लिखने हैं, डाल्टन के 2 पोस्टुलेट्स लिखने हैं जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताते हो और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को बताते हो। तो ये देखो जरा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव दैट, या क्या कहता है वो, आपको बोल सकता है एक्सप्लेन दैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी कि डाल्टन के वो दोनों पोस्टुलेट आपको लिखने होंगे जो कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को बताते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को बताते हैं। कौन कौन से? एक तो ये वाला पोस्टुलेट है आपका, कौन सा? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कौन सा? एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब आपको याद आ गया होगा, चेक कर लो, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये वाला जो पोस्टुलेट है ये किसको बताता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, जो कि लेवोसियर ने दिया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? लेवोसियर ने, ठीक। और एक और पोस्टुलेट है ये वाला, द एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ द एटम हैविंग फिक्स मास एंड द नंबर एंड काइंड्स ऑफ द एटम इन अ गिवन कंपाउंड इज, अरे भाई ठीक है, पता है ये लोग तो ये वाला पोस्टुलेट ले रहे हैं, ठीक है भैया ले लो, क्या दिक्कत है। द एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ एटम हैविंग फिक्स मास एंड नंबर एंड काइंड, अच्छा ठीक है, ये वही बात तो हो गई, ठीक है, नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स, ठीक है। तो ये किसको बता रहा है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को बता रहा है। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया था? प्राउस्ट ने। अब आप एक काम करिए सभी बच्चे, ये वाले पैराग्राफ को पढ़ो और अब मुझे बताना क्या आप एग्जाम में लिख पाओगे ये बात। अगर उसने पूछा कि डाल्टन के पोस्टुलेट्स बताइए जो कि लॉ, मतलब जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को बताते हो, यहां से लेके और यहां तक पढ़िए, ये आपको लिख के आना होगा, यहां से यहां तक पॉइंट ए और पॉइंट बी आप लिख के आओगे। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। देखो, एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक। इसके ड्रॉबैक्स ये भी एग्जाम में आपसे पूछेगा, पता है क्या क्या ड्रॉबैक है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके ड्रॉबैक्स क्या है। नंबर 1, ड्रॉबैक मतलब कमियां। One of the major drawbacks of Dalton atomic theory of the matter is that the atoms were thought to be indivisible, है ना? याद है डाल्टन ने क्या बोला था कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, लेकिन मॉडर्न टाइम में आपको पता है कि एटम्स को डिवाइड किया जा सकता है। एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। We now know that under special circumstances, atom can be further divided into still smaller particle called electron, proton, neutron. So the atoms are themselves made up of 3 subatomic particle: electron, proton, neutron. Next is Dalton's atomic theory says that all the atoms of the element have exactly the same mass. It is, however, now known that the atoms of the same element having slightly different mass. क्यों भाई? डाल्टन के अकॉर्डिंग
सेम एलिमेंट के जो एटम थे उनके मास सेम होते थे, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। आइसोटोप्स में ऐसा नहीं होता है, याद है? आइसोटोप्स की हेल्प से इसको समझाया जाएगा। क्या कि ये देखो, एक आइसोटोप है कार्बन 12 और एक आइसोटोप है कार्बन 14, मास की बात कर रहा हूं। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोटोप्स हैं। तो मॉडर्न टाइम में हमें क्या मिले? आइसोटोप्स मिले। आइसोटोप्स में क्या होता है? सेम एलिमेंट के एटम है, चेक कर लो, ये भी कार्बन का एटम है, ये भी, मास नंबर हाँ, लेकिन सेम एटॉमिक, लेकिन हाँ मास इनके अलग अलग है, एटॉमिक मास अलग अलग है, ठीक। और इसमें आइसोबार का भी एग्जांपल देके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम में। क्या कि ऑर्गन और कैल्शियम का एग्जांपल, अगर आपको याद हो, याद तो करना चाहिए था आपको अभी तक। ये देखिए, तो एक मिनट, यहां 40 आएगा ना ऊपर, ठीक, ध्यान से सुनो। ये देखो, ऑर्गन और कैल्शियम, ठीक, ऑर्गन और कैल्शियम, ठीक है ना। तो डाल्टन के अकॉर्डिंग देखो, दोनों की मास इस बार सेम है, तो डाल्टन के अकॉर्डिंग ये सेम एलिमेंट के एटम होने चाहिए थे, लेकिन ये अलग अलग एलिमेंट के एटम है, एक ऑर्गन है और एक कैल्शियम है, चेक कर लो। तो ये वाली बात को सपोर्ट करने के लिए आपको एग्जाम में 2 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, एक तो आइसोबार वाला और एक आइसोटोप वाला। कल भी मैंने नोट कराया था, आज आप चाहो तो अपनी बुक में या कहीं पर फिर से नोट करिए इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए। अच्छा अच्छा, एक मिनट, आइसोबार वाला यहां लिखा है भाई, एक मिनट रुक जाओ। आइसोबार वाला पॉइंट 3rd लिखा हुआ है, ये आइसोटोप वाला है। ये देखो, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सेड दैट द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मासेस, उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट मास होने चाहिए थे, लेकिन आइसोबार में तो नहीं होता ऐसा, आइसोबार्स में तो नहीं होता ऐसा। एलिमेंट डिफरेंट है लेकिन मास सेम है, 40 40 40 यू 40 यू। इन तीनों पॉइंट को अच्छी तरीके से पढ़िए, और क्या आप एग्जाम्पल देकर पॉइंट नंबर 2 को आइसोटोप से और पॉइंट नंबर 3 को आइसोबार से एक्सप्लेन कर पाओगे? देख लो। कर लेंगे सर। ड्रॉबैक्स तो वो जरूर पूछेगा एग्जाम में, 3 पॉइंट लिख के आने, सर कर लेंगे। कर लोगे? Yes. अब सुनो, एक तुम्हारा, हाँ एक तुम्हारा होमवर्क है आज के लिए, तुम जॉन डाल्टन के बारे में पढ़ लेना, एनसीईआरटी में दिया, अब ये सब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। ये जॉन डाल्टन की इंफॉर्मेशन दी एनसीईआरटी में भी, यहाँ पर भी ऐसा ही पढ़ लेना बस इसको, क्या पता कोई क्वेश्चन पूछ ले, वैसे तो कोई क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए इससे। ये जॉन डाल्टन की इंफॉर्मेशन दी है, कहाँ से पढ़ाई लिखाई करी, क्या था क्या नहीं था, है ना। ये तुम्हारा होमवर्क है, सुन लो, इसको पढ़ के आना। अब देखो, अब चैप्टर जितना अब स्टार्ट होगा वो सब आप कुछ पढ़ चुके हो, बस अब मुझे आपको फटाफट डेटा बताने हैं, कुछ बातें बतानी है, और आपको सब कुछ पता है, फिर मुझे मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाना है बस। चलो बच्चों, अब आपको सब कुछ पता है इस चैप्टर में, स्टार्टिंग के लॉस बचे थे वो मैंने बता दिए। बच्चों देखो, एटम्स, अब आपको पता है कोई भी मैटर है फाइनली वो एटम से मिलके बना होगा। बच्चे बोलेंगे सर मॉलिक्यूल से भी मिलके बना हो सकता है, हाँ, तो मॉलिक्यूल तो एटम से ही मिलके बने होते हैं। और पूरी कहानी आपको पता है, जितने मेटल्स होंगे एटॉमिक फॉर्म में, मॉलिक्यूल 2 तरीके के होते हैं, वो भी मैंने आपको फील करा दिया है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, सब पता है आप लोग को, बस डेफिनेशन वगैरह थोड़ी बहुत आपको याद करनी है। ये देखिए, एटम की डेफिनेशन याद करोगे सब लोग। एन एटम is the smallest particle of an element that take part in a chemical reaction। मतलब सर, भाई केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? एटम ही तो करते हैं। आइए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और अच्छा है ना, तो आप अपनी बुक में नोट भी कर लेना। ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, और यहां से तुम्हें पानी मिलता है, वाटर। तो हुआ क्या होगा, चेक करो, हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है इसका मतलब है H, सिंगल बॉन्ड H। मैंने आपको थोड़ी बहुत बॉन्डिंग दिखाई है स्टार्टिंग में कि नहीं, बताइए, याद है? कुछ भूल गए हो क्या? यस सर। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता था, इस हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता था, इसने यहां से शेयर किया, इसने यहां से शेयर किया, तो यहां एक सिंगल बॉन्ड बन गया था, जिसको आपने कोवेलेंट बॉन्ड बोला था, याद है? यस सर। और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। आइए यहाँ पे जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। भूल गए हो क्या? 2,6। तो 1 2 3 4 5 6, ये एक ऑक्सीजन का एटम है,
और दूसरा ऑक्सीजन का एटम यहां पर 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब ये ऑक्सीजन के एटम में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 सामने से शेयर करेगा, लो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यस सर। यस और सर। इस ऑक्सीजन के 6 हैं और 2 सामने से शेयर करेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यस सर। हाँ जी इन सर। दोनों डॉट को इन दोनों डॉट को ज्वाइन करोगे तो एक बॉन्ड यहां से मिलेगा ओ ओ डैश। और इन दोनों डॉट को ज्वाइन करोगे तो एक, तो ओ डबल बॉन्ड ओ होता है, ये सुनो। यस सर। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है H2 हाइड्रोजन का, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के पास आएगा तो दोनों में बातचीत होगी, कुछ रिएक्शन करने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। ये बॉन्ड तोड़ देंगे आपस में, कुछ आपस में कुछ बातचीत करेंगे, आपस में कुछ बातचीत करेंगे। यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो अब क्या क्या फ्री हो गया बताओ? हाइड्रोजन के एटम दोनों फ्री हो गए और ऑक्सीजन के फ्री हो गए कि नहीं, बताओ? ठीक। यस। हाँ, तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, चाहे इसको बोलो चाहे इसको बोलो चाहे इसको बोलो, ये सब एटम है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम आपस में बातचीत करते हैं। बच्चे कहेंगे सर इसका क्या हुआ? तुम क्यों सोच रहे हो उसके बारे में? हुआ होगा जो, अब वो बच गया तो वो किसी और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से निकले हुए हाइड्रोजन के एटम से रिएक्शन करने के लिए तैयार होगा। ऐसा तो है नहीं कि एक ही मॉलिक्यूल डाला है हाइड्रोजन का, बहुत सारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। तो हर एक बार क्या होगा, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम के बीच में बातचीत होगी, मतलब वो लोग केमिकल बॉन्डिंग करेंगे और क्या बना देंगे, वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक, कंपाउंड बन के तैयार हो गया। और थोड़ा बहुत दिखा दूं ये बना कैसे होगा, तो ये देखो, ये ऑक्सीजन का एटम है, ठीक। इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 यहां, 2 3 4 5 6। और हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन ने अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया और हाइड्रोजन ने अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया। और ऑक्सीजन ने, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 है, 7th यहां से शेयर करेगा, 8th यहां से, लो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बताओ, तो ये पानी का मॉलिक्यूल बन गया कि नहीं बन गया, बताओ? बन गया सर। हाँ जी सर। हाँ, कहाँ गया, 1 मिनट देखना ध्यान से इसको। ओ और ये दोनों डॉट को ज्वाइन करोगे तो सिंगल बॉन्ड, और ये दोनों डॉट को ज्वाइन करोगे तो सिंगल बॉन्ड, H2O। एक लोन पेयर यहां और एक लोन पेयर यहां। लोन पेयर वो होते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्डिंग में, तो एक लोन पेयर यहां बच गया होगा, एक लोन पेयर यहां। उससे तुम्हें ज्यादा मतलब नहीं, बस तुम्हें मोटी मोटी बात क्या सीखनी है कि बॉन्ड है, कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक हो गया तो एटम फ्री हो गए होंगे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के डबल बॉन्ड ब्रेक हो गए होंगे तो ऑक्सीजन के एटम फ्री हो गए होंगे, 2 ऑक्सीजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम में बातचीत हुई होगी और ऐसी बातचीत हुई होगी। ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया होगा और हाइड्रोजन ने अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट किया होगा और वाटर का मॉलिक्यूल तैयार हो गया। तो क्या ये केमिकल रिएक्शन हो रही है? यस सर। और बैलेंसिंग बैलेंसिंग बात की बात है, वो सब छोड़ो, वो सब तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड करने के लिए करते थे, ठीक। क्या लिखा है पढ़ो। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, किसका? किसी एलिमेंट का। एलिमेंट कौन था? हाइड्रोजन। और दूसरा एलिमेंट कौन था? ऑक्सीजन। करेक्ट। तो एटम आया कि नहीं आया, बताओ? ये देखो, एटम आया कि नहीं, किसका? हाइड्रोजन एलिमेंट का। और किसका? ऑक्सीजन एलिमेंट का। तो एटम क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन यहां पे हो रही है, देखो, बॉन्डिंग जब हो रही तो वही केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वेयरिंग, इलेक्ट्रॉन का लेना देना जो भी हो रहा है, ठीक। तो ये देखो, ये केमिकल रिएक्शन करके ये वाला कंपाउंड बना, तो इसमें एटम ही तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पढ़ लीजिए और मुझे बताइए, क्या इस एग्जाम्पल की हेल्प से आपको ये डेफिनेशन याद हो जाएगी कि नहीं याद हो जाएगी? हो जाएगी सर। ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे, क्या एटम नेटिव स्टेट में रह सकता है या फ्री स्टेट में? एग्जाम का सवाल है। फ्री स्टेट में सर मतलब सर। मतलब क्या कोई एटम फ्री स्टेट में रह सकता है या नेटिव स्टेट में? फ्री स्टेट का मतलब है अकेला बेचारा। ये नेटिव देखो, स्टेट। ये नेटिव स्टेट का मतलब ही फ्री स्टेट होता है, ठीक। नेटिव स्टेट बोलो चाहे फ्री स्टेट। देखो, ये हाइड्रोजन का एटम अच्छा। क्या अकेला रह सकता है? सुन लो, केवल नोबल गैसेस के एटम अकेले रहते हैं क्योंकि उनका ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट रहता है, बस। आया कि हाँ नहीं आया, जी। बताओ?
यस सर। आगे भाई सर। ये लोग तो परेशान है, याद है इनके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है बेचारे के, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में बेचारे के कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ये भी परेशान है, ये भी परेशान है। तो दुनिया भर के सभी एटम परेशान है, जो पीरियोडिक टेबल में मैंने तुम्हें दिखाया था, सारे एलिमेंट के एटम परेशान है, किसी का ऑक्टेट ड्यूप्लेट नहीं कंप्लीट है, केवल किसको छोड़ के? नोबल गैसेस। नोबल गैस। हाँ हाँ, केवल नोबल गैसेस ग्रुप नंबर 18 को छोड़ के। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, है ना, क्रिप्टॉन, इन लोग के ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट है, हीलियम का ड्यूप्लेट और बाकी सबका ऑक्टेट। तो ये सब लोएस्ट एनर्जी स्टेट में स्टेबल है, बाकी सब लोग फ्री स्टेट में नहीं रह सकते हैं। फ्री स्टेट का मतलब है एक सिलेंडर में तुमने हाइड्रोजन गैस रखी है, तो क्या हाइड्रोजन के एटम 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 है वहां? नहीं, मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है। के मॉलिक्यूल है। और वो मॉलिक्यूल क्यों बने होंगे? क्योंकि ये फ्री स्टेट में अकेला एटम नहीं रह सकता, वो ऐसा करेगा, एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ केमिकली बॉन्डेड होगा और H सिंगल बॉन्ड H यानी कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाएगा, तब रहेगा। ऐसा करने से क्या फायदा है? ऐसा करने से फायदा है कि हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हो गया? ड्यूप्लेट, और ये स्टेबल हो गया। स्टेबल होने का क्या मतलब है? लोअर एनर्जी स्टेट में आ गया, वो एनर्जी उसकी कम हो गई, स्टेबल हो गया। क्वेश्चन सुनो, हाइड्रोजन का एटम और दूसरी तरफ हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दिया है, बताओ किसकी एनर्जी लोअर है? लोअर एनर्जी में कौन है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। यस, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल लोअर। मॉलिक्यूल। एक मिनट भाई, लोअर, यस, लोअर एनर्जी स्टेट में मॉलिक्यूल है, वो स्टेबल है। समझे ये सब बातें? यही चीज आपकी बुक में लिखी हुई है, पढ़ लीजिए। ये देखो, atoms of the most of the element are very reactive and do not exist in the free state। ये फ्री स्टेट सिंगल एटम के फॉर्म में नहीं रहते हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के नहीं रहते हैं फ्री स्टेट में। केवल कौन रहता है फ्री स्टेट में? ग्रुप नंबर 18। जैसे कि एक सिलेंडर में आपको मैंने हीलियम गैस दे दी, तो हीलियम गैस जब दे दी तो हीलियम के मॉलिक्यूल नहीं होंगे, हीलियम के एटम एटम एक एक एटम आइटम एटम होगा। एटम एटम होंगे। समझे? क्योंकि वो हीलियम का एक एटम दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करेगा, क्योंकि उसका ड्यूप्लेट पहले से ही कंप्लीट है, तो वो एटॉमिक फॉर्म में रहेगा। जितनी नॉर्मल गैसेस हैं एटॉमिक फॉर्म में रहेंगी। तो आगे लिखा है दे एग्जिस्ट इन कॉम्बिनेशन विद द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और अनदर एलिमेंट। सुना ध्यान से, एटम या तो अपने ही जैसे एटम से कंबाइन कर लेंगे, चेक कर लो, हाइड्रोजन का एटम या तो हाइड्रोजन के एटम से ही कंबाइन करके हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना देगा। मौके की बात है कि उसके सामने कौन आता है, मौका लगना चाहिए उसका। या तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ ही मिलेगा। या तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ, या तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, या तो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ देके HCl दे देगा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, कुछ भी दे सकता है। नहीं समझे? तो यही चीज किताब में लिखा हुआ है क्या, कि दे एग्जिस्ट इन कॉम्बिनेशन विद द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, मतलब या तो वो अपने ही जैसे किसी एटम से कंबाइन कर जाएंगे या तो किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन कर जाएंगे। और जब ऐसा कंबाइन करेंगे, कौन? एटम, या तो अपने ही जैसे एटम से, तो सुन लो, दो तरीके के मॉलिक्यूल बनते हैं, या तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बनेगा या तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनेगा। यस और नो? अब आप एक काम करो, अभी के अभी, अच्छा ये तो सबको पता है कि एटम बहुत छोटे होते हैं, यस और नो? एटम बहुत छोटे होते हैं नेकेड आइज से। नेकेड आइज का मतलब है विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आप इसको नहीं देख सकते हो। यस सर। सही बात है, ये सब बड़ी कॉमन बात है, ये सब बताने की बातें नहीं, ये सब आपको पता है। अब यहां से लेके और यहां तक जरा थोड़ा पढ़िए और ये सब एग्जांपल्स वगैरह देखिए और एनालाइज करिए सिचुएशन को। पढ़ लिया? समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन आपको याद करनी है। अब आगे की बातें सुनिए। कह रहा है एटम आर वेरी वेरी स्मॉल एंड आइडिया ऑफ एक्सट्रीम साइज ऑफ एटम कैन बी हैड फ्रॉम द फैक्ट दैट 35, अब जितने भी जीरो लिखे हुए भाई, कितना लिखा है? 3 करोड़ 35 50 मिलियन। लाख। यस, 3 करोड़ 50 लाख एट कॉपर एटम्स अरेंज एंड टू एंड इन अ लाइन वुड कवर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट। अब देखो, इतने ज्यादा एटम कॉपर के अगर कंबाइन होंगे तो केवल आपको 1 सेंटीमीटर ही मिलेगा। सोचो एटम कितने छोटे होंगे, इतने सारे एटम जब कंबाइन होंगे तो केवल एक 1 सेंटीमीटर की लाइन बनेगी, अगर एंड टू एंड कनेक्ट हो एटम एक के बाद एक के बाद एक, ठीक, तो एटम इतने छोटे होते होंगे, बस ये बताने की कोशिश करा गया। आगे देखो जरा ध्यान से, द साइज ऑफ द एटम इज इंडिकेटेड बाय रेडियस which is called atomic radius। okay, तो atomic radius is measured in nanometer। अब ध्यान से चेक करो, ये कोई नई बात नहीं है, और अगर आप चाहो तो अपने कहीं बुक में पेज में एक निशान बना लो इस तरीके से। देखो क्या होता है, एटम को आपने इस तरीके से दिखाया है, ये इसका न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस से लेके इसके आउटर मोस्ट शेल तक की जो डिस्टेंस होती है, के शेल, एल शेल, एम शेल, याद है? तो न्यूक्लियस से लेके यहां तक की डिस्टेंस को हम आर से दिखाते हैं और यही इसका रेडियस है।
एटम sir. का रेडियस है। अब ध्यान से सुनो, एग्जाम का सवाल सुनिए, वो आपसे बोलेगा कि एटम के साइज को कैसे मेजर किया जाता है, तो आप बोलोगे कि एटम के साइज को हम एटॉमिक रेडियस मेजर करते हैं, उससे मेजर किया जाता है। मतलब ये देखो भाई, जिसका एटॉमिक रेडियस बड़ा वो एटम बड़ा, और जिसका एटॉमिक रेडियस छोटा वो एटम छोटा। और एटॉमिक रेडियस क्या होता है वो भी लिख लीजिए कहीं पे यदि आप चाहो तो। सुन लो ध्यान से, वैसे तो एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन बहुत सारी होती हैं, अलग अलग होती हैं, 11th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज, आप चाहो तो कहीं लिख लो, इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल जो होगी उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक। आउटर मोस्ट शेल को ही वैलेंस शेल बोलते हैं, ध्यान सुन लो। ये जो सबसे बाहर वाली भाई के शेल होगी, फिर एल शेल होगी, मान लो ये एम शेल है, तो वैलेंस शेल अगर एम शेल है, वैलेंस शेल मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में फिल हुआ, उसको वैलेंस शेल बोलते हैं। तो डिस्टेंस, और ये न्यूक्लियस है तुम्हारा, तो अब बताओ न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन nucleus and valence shell, between nucleus and valence shell। करेक्ट। और एटॉमिक रेडियस को हम कैसे मेजर करते हैं, नैनोमीटर में। एटॉमिक रेडियस को हम कैसे मेजर करते हैं, नैनोमीटर में। मतलब एटॉमिक रेडियस की यूनिट क्या होती है, नैनोमीटर, याद करना है। अब सुनो, 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 नैनोमीटर, अब समझ लेना जरा ध्यान से। 1 नैनोमीटर को ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट में एनएम लिखते हैं, तो 1 नैनोमीटर में होते हैं 10⁻⁹ मीटर। मतलब इसको नीचे लेके जाओगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि 1/10⁹ मीटर। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा आंसर, कहां पे सॉल्व करूं, यहां कर दूं। 1 अपॉन, देखो 10⁹ है, मतलब 1, और कितने जीरो लगाएंगे, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Sir, 1 billion. अब देखो जरा, इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 0.000000001। पीछे से 9 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा, क्योंकि नीचे 9 जीरोस हैं, ठीक। तो इतना छोटा नंबर है मीटर, 0.000000001 मीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब इतने मीटर, तो बहुत छोटा नंबर है, यानी कि एटम का एटॉमिक रेडियस बहुत छोटा होता है। अब वो अलग बात है कि बहुत छोटे में भी कंपैरिजन है भाई, किसी का 1 नैनोमीटर है, किसी का 2 नैनोमीटर, किसी का 3.5 नैनोमीटर, बट है तो नैनोमीटर में। मतलब हैं सारे के सारे एटम बहुत छोटे, अब उनको कंपेयर करना हो तो कर लो, कोई छोटा कोई बड़ा होगा उसमें, लेकिन है तो सारे के सारे नैनोमीटर्स में ही, बहुत छोटे। अब हाइड्रोजन का जो एटम होता है सबसे स्मॉलेस्ट होता है। अब ये बोर्ड, ये आपका स्कूल का क्वेश्चन बन गया। बताइए, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा एटम कौन सा होता है, बताओ। Hydrogen. हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन। याद कर लीजिए, ठीक। अब देखो ये सब ना डेटा याद नहीं करना होता है, बस ऐसे ही लिखा हुआ है आपकी किताब में, जो याद करना होगा वो मैं आपको बताऊंगा। हर चीज थोड़ी ना कोई याद कर सकता है। एटॉमिक रेडियस हाइड्रोजन की बस ऐसे ही दे दी इन्होंने, लैब में एक्सपेरिमेंट किया होगा, वहां से मेजर करके दे दिए, 0.037 नैनोमीटर, ठीक। इफ वी एक्सप्रेस द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इन मीटर्स, दिस विल बी दिस मीटर, ठीक। मतलब अगर कहीं पर ऐसा लिखा है 0.037 एनएम, एनएम का मतलब नैनोमीटर, तो इसको मीटर में करने के लिए क्या करेंगे, 0.037, देखो नैनो को हटा के 10⁻⁹ लगा दो बस। एन का मतलब नैनो, नैनो को हटा के 10⁻⁹ लगा दो बस, और आगे मीटर,
तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। आया कि नहीं आया बताइए? आ गया सर। अब देखो इसको और सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 0.037 और 10 की पावर -9 डिनोमिनेटर में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से सुनना, पीछे से 1 2 3 डिजिट छोड़ के तो डेसिमल लगा ही लगा था, और 10 की पावर 9 से डिवाइड करोगे तो 9 प्लेस और छोड़ देंगे तो टोटल 12 प्लेस हो जाएंगी। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा हुआ है। यानी कि ये जो लिखा है 0.037 इंटू 10⁻⁹ मीटर, इसका मतलब कितना मीटर? इतना मीटर। 0.00000 ऐसे करते करते पढ़ लेना, ठीक है, इतना मीटर। इट इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक, ओके, ये बहुत छोटा वैल्यू है, मतलब एटम का साइज बहुत छोटा होता है। अब एक बात और आपको पता होनी चाहिए केमिस्ट्री में, रेडियस का जो प्लूरल होता है वो रेडियाई होता है। रेडियस, एक एटम होगा तो रेडियस, और एक से ज्यादा एटम होगा तो रेडियाई। रेडियस का जो प्लूरल होता है वो रेडियाई होता है। रेडियस का प्लूरल क्या होता है? रेडियाई। रेडियाई, RADII, रेडियाई। ठीक, अब कुछ एटम की रेडियाई यहां दी हुई है टेबल में नीचे, ये सब आप घर से पढ़ के आओगे दोबारा। ये देखिए, ये बस ऐसे ही, इसमें कुछ याद वाद नहीं करना है, बस ऐसे ही दिया हुआ है, देख लो। बस इसमें आपको हाइड्रोजन का पता होना चाहिए, सबसे छोटा रेडियस, सबसे छोटा एटम हाइड्रोजन का होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। हाइड्रोजन 0.037 नैनोमीटर, फिर बस ऐसा ही लिखा है, कार्बन 0.077 नैनोमीटर, नाइट्रोजन 0.074 नैनोमीटर। अब यहां से देख के आप मुझे बताओ, इस डेटा से देख के बताओ, मैं सवाल पूछ रहा हूं, बताओ नाइट्रोजन का एटम बड़ा है या कार्बन का? देख के बताइए। कार्बन। कार्बन का, क्योंकि नंबर देख लो ना, 0.077 बड़ा है और 0.73 छोटा है, बस यही और क्या। लेकिन हो चाहे, मतलब आपस में आप कंपेयर कर सकते हो उनको, वो अलग बात है, लेकिन सब में नैनोमीटर लगा हुआ है, चेक कर लो। मतलब है तो सारे के सारे छोटे हैं, बस में कोई छोटे में भी बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, आपस में कंपैरिजन कर लो, अलग बात है, लेकिन है सारे के सारे बहुत छोटे, और इसको आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते हो। अब देखो, एक माइक्रोस्कोप होता है जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप बोलते हैं, हाँ, ठीक है। और जो बहुत ही एडवांस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, अब इलेक्ट्रॉन जैसे कैमरा होता है ना, तो भाई कैमरे में भी कैटेगरी है, नोकिया का कैमरा है और एप्पल का कैमरा है, जगह जगह का कैमरा है, जो भी है अलग अलग कंपनीज का कैमरा है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी डिफरेंट टाइप की माइक्रोस्कोप्स होते हैं, उसमें से एक बहुत स्पेशल और एक हाई। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था कि जो है आपका, यस, स्कैनिंग टनलिंग मशीन, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप होता है, मतलब नेकेड आइज से तो आप इसको देख नहीं सकते हो, है ना। जो इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं, जो एटम होते हैं उसको आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते हो, ठीक। तो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप होता है, ये स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से इन्होंने देखो एटम को देखा हुआ है, ये देखो, और ये जो एटम को देखा हुआ है, ठीक, ये गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड एक कंपाउंड होता है, तो उसको इन्होंने देखा तो इनको एटम दिखाई पड़े होंगे, गैलियम एटम और आर्सेनाइड एटम दिखाई पड़े होंगे। ये उसकी पिक्चर कंप्यूटर स्क्रीन पे इन्होंने ली हुई है, तो ये आपको देखो ऐसे थोड़ा सा ये ब्लर सी इमेज आ रही है, और ये जो ब्लर सी इमेज है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं एक्चुअल में, ठीक। जो गोल गोल आपको दिखाई पड़ रहा है, ये के शेल, एल शेल, एम शेल में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन से क्लाउड बना देते हैं, बादल बना देते हैं, तो वो है, ये एटम है, देखो, ठीक, ये एटम है इस तरीके से, तो ये वहां से देखा हुआ है इन्होंने। और जो फूला फूला ऐसे दिखाई पड़ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, मतलब जैसे कोई मच्छर होता है ना, मच्छर, तो किसी मच्छर को, जो मॉस्किटो होता है, मच्छर को एक ग्लास में बंद कर दो, लो इसमें ट्रांसपेरेंट ग्लास में एक मच्छर को बंद कर दो, और मच्छर बहुत तेज वाइब्रेट कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है ऐसे, तो क्या तुम मच्छर को देख पाओगे? जल्दी बताओ। नहीं। तो क्या देखोगे? No, मच्छर sir. को नहीं, तो क्या दिखाई पड़ेगा? एक क्लाउड दिखाई पड़ेगा, बादल सा। जैसे यस सर। पंखा जब चलता है तो पंखा का जो विंग्स होते हैं, पंखे के विंग्स, वो आपको नहीं दिखाई पड़ते हैं, उसका बस ऐसा ब्लर सा इमेज दिखाई पड़ता है। तो मच्छर को एक ग्लास में, ट्रांसपेरेंट ग्लास में या बॉटल में बंद कर दीजिए, और मच्छर यदि
रैंडमली इधर उधर इस तरीके से भाग रहा है, ठीक है ना, तो मच्छर का एक क्लाउड दिखाई पड़ेगा आपको, ब्लर इमेज ब्लैक कलर की, तो वही है। इलेक्ट्रॉन एटम में इधर उधर भाग रहे होंगे, अरे वो चक्कर लगाते रहते ना चारों तरफ, तो वो सही बात नहीं है। सही बात है कि वो एक रीजन में इधर उधर भागते रहते हैं, वो मॉडर्न केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो वही क्लाउड आपको दिखाई पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन का, ब्लर सा, ये देखिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये शायद आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, ठीक। तो बहुत पुरानी बात है कि डाल्टन ने एलिमेंट्स के सिंबल बना दिए थे, ये देखो। अब मुझे आप बताओ, क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है, क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है बच्चों, आज मॉडर्न केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, मतलब आज के टाइम में, कि हाइड्रोजन No, का sir. ऐसा सिंबल बनाए हम, कार्बन का ऐसा बनाए, इसका ऐसा, उसका ऐसा बनाए, नहीं। इसका ऐसा, ये तो बहुत टीडीएस हो जाए। तो नया तरीका खोजा गया, वो तो आपको पता ही है, पूरी पीरियोडिक टेबल आपने देखी हुई है, एबीसीडी के अल्फाबेट्स होते हैं, है ना, हाइड्रोजन के लिए एच, कॉपर के लिए सी और यू, तो ऐसा ऐसा करके कर दिया गया, तो वो आप धीरे धीरे याद ही कर लेते हो, है ना। एटम के ये वाले सिंबल वैलिड नहीं, हाँ इसमें से सवाल कोई आ सकता है, एनसीईआरटी में देख लेना, अगर ये टेबल दी हुई है तो डायग्राम आपको दे सकता है एग्जाम में, ऐसे बना देगा ऐसे तो कार्बन, ऐसे बना देगा तो हाइड्रोजन, क्या पता ऐसा सवाल आ जाए। और ऐसे सवाल नहीं देने चाहिए मेरे ख्याल से, ऐसे सवाल मेरे ख्याल से नहीं देने चाहिए, क्यों, ये सब फालतू चीजें, इसका क्या काम केमिस्ट्री में। अब कोई टीचर दे ही दे तो क्या करोगे। तो ये डाल्टन ने टेबल दी थी भाई। इसके बाद जे बर्जेलियस आए, जे बर्जेलियस, है ना, इन्होंने क्या बताया कि जो नेम ऑफ द एलिमेंट है ना, नेम ऑफ द एलिमेंट से इन्होंने लेटर उठाए और उससे ही उसके सिंबल बनाना शुरू कर दिए। जैसे कि हमें मॉडर्न सिंबल के बारे में पढ़ना है, हाइड्रोजन के लिए एच और ऑक्सीजन के लिए ओ, कार्बन के लिए सी, कैल्शियम के लिए सी और ए दोनों ले लिया जाता है, पता ही आपको। सी और ए याद रखिएगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड वाला, जब दो लेटर लोगे तो फर्स्ट वाला कैपिटल, सेकंड वाला स्मॉल, ठीक। क्लोरीन के लिए कैपिटल सी स्मॉल एल, और कॉपर के लिए कैपिटल सी स्मॉल यू, ठीक। अब देखो ये कुछ सिंबल्स हैं जो आप पढ़ लीजिएगा, मैग्नीज का Mn, निकल का Ni, पढ़ना पड़ेगा ये तो आपको। ये एक इंपॉर्टेंट है आपका, ये वाला टेबल इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आ सकता है एग्जाम में पक्का, यहां से सवाल पक्का आ सकता है, सुन लो ध्यान से, देखो यहां से भाई सुन लो, यहां से पक्का सवाल आ सकता है। सोडियम को एस से नहीं दिखाया जाता है, सोडियम तो इसका इंग्लिश नेम है, इसका लैटिन नेम क्या है, नेट्रियम, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो इसका जो लैटिन नेम होता है, यानी कि कुछ कुछ एलिमेंट के जो लैटिन नेम है, लैटिन नेम से के स्टार्टिंग से लिया गया Na, ये नेट्रियम से। पोटेशियम को पी से नहीं दिखाया जाता है, केलियम। हाँ केलियम नाम है, ये भैया याद करना पड़ेगा तुम्हें, लिख लिख के याद करो सर कि याद है पोटेशियम सर, याद है। का लैटिन नेम केलियम, कैलियम, और कैलियम का के लिया गया, ठीक है। फेरम का Fe लिया गया, आयरन के लिए फेरम, फेरम से ही आया है, फेरस और फेरिक, याद आया, भूल गए वो लग रहा है। Fe2+ तो फेरस, और Fe3+ तो फेरिक। लो क्यूप्रम, क्यूप्रम से ही आया है, क्यूप्रस और क्यूप्रिक, क्यूप्रस और क्यूप्रिक। Cu सिंगल प्लस तो क्यूप्रस और Cu2+ क्यूप्रिक। तो कॉपर का लैटिन नेम होता है क्यूप्रम, वहीं से इन्होंने C और U लिया हुआ है, ठीक है। बल्कि कोई बच्चा इंग्लिश से ले लेगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल सी स्मॉल हो गए भैया, तो ये तो कोबाल्ट होता है, ये तो कोबाल्ट होता है, COBALT कोबाल्ट होता है ये तो, ठीक। सिल्वर आया है अर्जेंटम से, अर्जेंटम का AG लिया उन्होंने, अर्जेंटम का। यस सर। गोल्ड आया ऑरम से, ऑरम का AU लिया है, ये टेबल अच्छी तरीके से याद कर लेना, AU से गोल्ड का सिंबल AU बन गया। मरकरी आया हुआ है हाइड्रागायरम। ओके, हाँ हाइड्रागायरम या जेरम जो भी है, ठीक है, हाइड्रागायरम से, ठीक। Hg, यहां से H लोगे, यहां से G लोगे, ठीक। और सुनो, प्लम्बम से आया PB, प्लम्बम, ठीक है, PB। उसके बाद स्टेनम से आया है क्या, SN, टिन। तो भाई ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल 102% बनेगा, चाहे जो हो जाए, पक्का बता रहा हूं, यहां से सवाल पक्का बनेगा आपका 102%, यहां से क्वेश्चन आना ही आना एग्जाम में इस टेबल से। अब हम इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जाइए।